गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ रहे थे। उसके पहले मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट लिखने के बाद मैंने थोड़ा स्किप किया था, ये बोल के कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है लिगैंड, ये आपको मालूम नहीं है। प्रीवियस वीडियो में मैंने उस बात को डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ते हैं सीएफटी में, लेकिन मैंने उसको पहले बता दिया। जो प्रीवियस वीडियो है 10 साल बाद भी जो देखेगा ना, उसका भी कंसेप्ट ये क्लियर करेगा। प्रीवियस वाला वीडियो जिसमें मैंने स्ट्रांग और वीक लिगैंड बताया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब भी आप इस चैनल पे जाइएगा, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वीडियो है वो जरूर से जरूर देखिएगा। जब भी आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा इन फ्यूचर, कभी भी जो भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वीडियो है उसको जरूर से जरूर देखिएगा। वो आपके सारे डाउट दूर करेगा, वो एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, वो आपकी हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी हमने वीबीटी पे फिर से आ गए हैं, स्ट्रक्चर जानने के लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए। पहले उसके पोस्टुलेट ले लीजिए, पहले भी मैंने लिखवाया था लेकिन समझाया नहीं था, अब समझाने भी जा रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स नंबर ऑफ वैकेंट sp_d ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगैंड ऑर्बिटल। किसके साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा? लिगैंड के ऑर्बिटल के साथ। लिगैंड का ऑर्बिटल ऐसा एक सिग्मा ऑर्बिटल जरूर होगा लिगैंड के पास जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कम से कम एक तो जरूर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो जरूर होगा। जो इम्प्टी ऑर्बिटल है मेटल एटम का, वो हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल से और मेटल कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बन गया। और मैंने आपको एक चीज जरूर बताई थी डिटेल में, वीबीटी में, और जो वीबीटी केमिकल बॉन्डिंग की है और वीबीटी कोऑर्डिनेशन की है, दोनों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में जरूर देखिए, वीबीटी इन केमिकल बॉन्डिंग वर्सेस वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन डिस्कस मैंने इसको डिटेल में किया था। आप उसको स्किप नहीं कर सकते, उसको समझिए तब आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। ऐसे तो कोई भी पढ़ा देगा आपको, लेकिन सब्जेक्ट का फील लीजिए ना कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में वीबीटी पढ़ी, कोऑर्डिनेशन में पढ़ी, दोनों में अंतर क्या है। केमिकल बॉन्डिंग में भी स्ट्रक्चर बनाया, कोऑर्डिनेशन में बनाएंगे, दोनों में अंतर क्या है। केमिकल बॉन्डिंग में D2sp3 नहीं पढ़ा, कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। सारी चीजें आपको डिस्कस किया गया है अब तक के सभी वीडियो में, जरूर देखिएगा, आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब हम आ गए हैं बीबीटी पे। कौन स्ट्रांग और कौन वीक लिगैंड है प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं स्ट्रक्चर पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, मैग्नेटिक मूवमेंट पे, सब निकालते हैं। आइए स्टार्ट करेंगे। चलिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला आपको हम लेंगे NiCl4 2-। अब बताओ, निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर बताओ Cl वीक है कि स्ट्रांग है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, Cl वीक होगा कि स्ट्रांग। पहले हम निकालने को ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट, पहला काम, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। x 4 × -1 बराबर -2, ये बातें मैं बता चुका हूं। -4 +2 आएगा, निकल +2 में है। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और जब निकल +2 में है तो Cl- वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड। ठीक, तो आइए, वीक है ना, तो वीक के लिए sp3 होगा। चलिए टेट्राहेड्रल बना लेते हैं। 3d8 4s2 होता है, 3d4s 4p, 3d4s 4p। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 3d8 4s2। तो +2 है ना। निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? यही होता है ना, 3d8 4s2। अगर निकल +2 में है यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, यही तो बचेगा, 4s तो खाली हो गया। तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बीबीटी का पहला पोस्टुलेट आपने यही पढ़ा था, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल आयन का उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके वैकेंट रहेंगे। तो एक ये और 3 ये, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 4 आपके ऑर्बिटल यहां रहेंगे खाली, वैकेंट। क्या रहेंगे? खाली, वैकेंट रहेंगे। ये हाइब्रिड होंगे। 1 2 3, एक s3p, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3। ठीक है, इनमें क्या होगा? ये मेटल आयन के खाली ऑर्बिटल हैं। Cl, एक Cl माइनस, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
4 Cl माइनस 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा लोन पेयर। निकल 2+ के वैकेंट ऑर्बिटल में Cl माइनस ने अपना लोन पेयर डोनेट किया। एक Cl माइनस एक लोन पेयर डोनेट करता है, 4 Cl माइनस 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे, बन गया sp3। स्ट्रक्चर sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल का मतलब एक तरफ यहां निकल होगा, इधर Cl 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 Cl, NiCl4 2 माइनस, ये हो गया। देख लीजिए इन सबों में कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। चारों बॉन्ड एंगल के बीच का अगर हम चारों बॉन्ड का अगर बीच का बॉन्ड एंगल निकालेंगे तो टेट्राहेड्रल में आएगा बॉन्ड एंगल 109.5 109.5 डिग्री। चाहे इन दोनों बॉन्ड के बीच में हो, चाहे इन दोनों बॉन्ड के बीच में हो, चाहे इन दोनों बॉन्ड के, इन दोनों बॉन्ड के, इन दोनों बॉन्ड, कोई भी दो बॉन्ड आप ले लीजिए, उनके बीच का बॉन्ड एंगल निकालिए, आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये आ गया आपका कंसेप्ट। हो गया बेटा। अब ये तो हो गया आपका क्या, sp3 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहला स्ट्रक्चर आपने देख लिया। हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने, ज्योमेट्री आपके सामने। सवाल उठता है सर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। ये तो पैरामैग्नेटिक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पहले इसको उतार लीजिए, फिर मैं बताता हूं पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन, डायामैग्नेटिक की डेफिनेशन। हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें, हम ये पढ़ते हैं कि सर कोई सब्सटेंस है, उसके सामने हमने बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसके अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें क्या होगा, अगर आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो सब्सटेंस के अंदर जनरेट हुआ और जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कपल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हम क्या लिखते हैं, दो सब्सटेंस that are weakly attracted by external magnetic field are called paramagnetic substance। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, उन्हें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एक बात बताओ, एग्जाम में सवाल आएगा तो एक्सपेरिमेंट करके देखोगे कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट तो करोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ये तो फिजिक्स की बात हुई, केमिस्ट्री में कैसे पता चलता है, उन सब्सटेंस के पास जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक है। केमिस्ट्री की बात करो, ये तो फिजिक्स की बात हुई, केमिस्ट्री की बात क्या है, substance having an unpaired electron are called paramagnetic substance। ठीक, आओ डायमैग्नेटिक की बात करो। काम का ये है, केमिस्ट्री वालों के काम का ये है, हमें देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भी कि नहीं। अगर एक भी दिख गया तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक, एक भी नहीं दिखा तो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक। फिर वही बात, कोई सब्सटेंस है, मान लो सैंपल हमने रखा, उसको हमने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, सब्सटेंस के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उसे हम कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गई, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है और इंड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे।
ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम क्या लिखेंगे, दो सब्सटेंस that are weakly repelled by किससे रिपेल होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, उन्हीं को कहा जाएगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, अब आओ केमिस्ट्री की बात करो। जाहिर सी बात है एग्जाम में हम एक्सपेरिमेंट तो करके देखेंगे नहीं कि वीकली अट्रैक्ट हो रहा है कि वीकली रिपेल हो रहा है, एग्जाम में ये तो काम नहीं आएगा। एग्जाम में क्या काम आएगा कि जैसे पैरामैग्नेटिक को समझे थे वैसे डायामैग्नेटिक को समझेंगे। सब्सटेंस हैविंग ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हों, अनपेयर कोई इलेक्ट्रॉन हो ही ना, ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, सबको कहा जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, सब्सटेंस जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो उन्हें हम नाम देते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं और एक एक सवाल आपका स्ट्रक्चर का लगवाते हैं। NiCN4 2-, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, X + 4 × -1 क्या आएगा, +2। निकल है यहां +2 में, और आपको बताया है मैंने कि निकल +2 में है, उसके सामने पाई एक्सेप्टर है, यानी ये इस बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn- यहां क्या है, पिछली बार Cn- था, वीक फील्ड लिगेंड, इस बार Cn- है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये रहा। तो आइए, सारा ट्रिक आप देख ही चुके हैं, तो आइए निकल +2 में 3d8, तो पहले 3d8 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d 4s 4p, बस। अच्छा एक बात बताओ, Cn- वीक था तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, Cn- स्ट्रांग है, इस बार ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। आइए एक ऑर्बिटल खाली हो गया, 4s और 4p, कितने खाली ऑर्बिटल होंगे, जितना मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी 4, यानी ये 1 2 3 और ये आ गया 4, 3d 4s 4p, 3d 4s 4p। चलिए अब निकाल लीजिए, आ गया ना। तो यह कौन सा, DsP2, DsP2, DsP2 मतलब कौन सी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इस बार टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है, और Cn- एक Cn- एक लोन पेयर देगा, 4 Cn- 4 लोन पेयर देंगे, एक लोन पेयर यहां, 2 3 4। तो चलिए स्ट्रक्चर भी देख लिए और हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिए। अब जरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दो, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड दिख रहा है, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये डायामैग्नेटिक हुआ, ये हो गया डायामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं कहीं, स्क्वायर प्लेनर तो आप देखे ही होंगे, NiCN CN 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 2-, बॉन्ड एंगल कितना आएगा, अब आप कहेंगे सर 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा, 180 डिग्री भी आएगा। जरा ध्यान दो, इन दोनों सीएन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों सीएन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। CN1 CN2 CN3 CN4 बॉन्ड एंगल, चलो मैं सब रफ कर दूं, फिर मैं यहां पे इसका बॉन्ड एंगल समझाता हूं।
जब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे ना, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, तब समझ में आएगा क्यों ये सब बता रहे हैं। जब टेट्राहेड्रल में आपको पता चलेगा एक ही बॉन्ड एंगल होता है, स्क्वायर प्लेनर में 2 बॉन्ड एंगल होता है, तो वहां से आता है सिस और ट्रांस, जो आगे आप पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, इसी चैप्टर में। उसको पढ़ाने के लिए ही इसको पढ़ा रहे हैं। ये बॉन्ड एंगल बताना, ये बॉन्ड एंगल क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको मालूम चले कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करती, क्योंकि उसमें एक ही बॉन्ड एंगल है। स्क्वायर प्लेनर शो करती है क्योंकि उसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल बिटवीन CN1 एंड 2, CN1 एंड CN2, क्या बॉन्ड एंगल आएगी, 90 डिग्री। कोई हमसे पूछता है स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और भी होती है, 2 तरह की बॉन्ड एंगल है, CN1 और CN4 के बीच की बॉन्ड एंगल बिटवीन CN1 एंड CN4। CN पता है ना क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, CN मतलब साइनाइड आयन, CN माइनस 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, अपोजिट हैं। बॉन्ड एंगल बिटवीन 3 एंड 2, बॉन्ड एंगल बिटवीन CN3 एंड CN2, CN2 कौन सी बॉन्ड एंगल आएगी, 180। बॉन्ड एंगल बिटवीन 1 एंड 3, 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल बिटवीन CN1 एंड 3 कितनी आएगी, सीख लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यही काम आएगा कि कौन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। यही होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। हर जगह कुछ नया बता रहे हैं ताकि आप कंसेप्ट से क्लियर रहे। का स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री, उसकी बात अब हम करेंगे। 4 इंटू 0 बराबर आएगा 0, एक्स का मान आएगा 0। ये बताओ सीओ क्या है, मैंने बताया था ना, शुरू में बता दिया था कि सीओ न्यूट्रल लिगेंड है। दूसरे की तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सीओ तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो उस पर चार्ज होगा 0। 4 सीओ है तो 4 इंटू 0, टोटल चार्ज 0। तो एनआई का चार्ज कितना आया, ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, 3d8 4s2। कोई इलेक्ट्रॉन इस बार जाने वाला नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा। तो बना लो 3d8, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s2, 1 2 4p3, 4p3, हाँ 1 2 3, चलो 4p, ये हो गया। अब सीओ क्या है बच्चा, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड सीओ होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। सीओ क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को पेयर करा देगा, 3d 4s 4p, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसमें ढकेल देगा, इसको यहां फेंकेगा कि तुम इधर जाओ और तुम इधर जाओ, ये वाला डब्बा खाली करो। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 4s 4p, 4s और 4p, sp3, sp3, 3d तो पूरा भरा हुआ है, उसके पास कोई ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो यही बचा sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, डायामैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, डायामैग्नेटिक। एक स्ट्रक्चर बना लो एनआई का, निकल टेट्रा कार्बोनिल, सीओ 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 और सीओ, ये आ गया आपका निकल टेट्रा कार्बोनिल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, सबके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। तो ये था NiCO4। एक लास्ट हम ले ले, फिर VBT खत्म करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू CFT। आओ, NiCO4 के बाद अब लेंगे कॉपर NH3 4 2+। इस पे कई लोग गड़बड़ करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो गलत करेंगे, स्टार लगा दे रहे हैं। जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा होगा, जो पढ़े हैं उनसे हो जाएगा, जो इसको नहीं पढ़े होंगे वो गलत कर देंगे। कॉपर 2+, एक्स 4 इंटू 0, अमोनिया भी तो न्यूट्रल है, बराबर +2, तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू +2, तो कॉपर क्या हो गया बच्चा, +2। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, अमोनिया उसके सामने क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। प्रीवियस वीडियो देखिए, बताया है मैंने कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कॉपर +2 के सामने अमोनिया है तो वीक फील्ड लिगेंड। कॉपर का +2 है,
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो अमोनिया हो गया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, अमोनिया यहां स्ट्रांग हो गया। तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा कॉपर +2 यानी कितना होगा 3d9 4s1 3d8 हो गया ना, +2 का क्या मतलब 3d8 हो गया। एक, दो, तीन, चार, 5, 8 होगा। ठीक, अच्छा अमोनिया स्ट्रांग है तो अमोनिया इन दोनों ऑर्बिटल को क्या करेगा पेयर अप कर देगा दोनों इलेक्ट्रॉन को,